अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10वीं जमात के निसाब का दूसरा सबक, जिसका नाम है शहरों में चांद को कोई मामा नहीं कहते। उसका दूसरा पार्ट। पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि मुसन्निफ जो शहर में आ चुके हैं, शहर में आके चंदा मामा को भूल गए। तो वो सोच रहे थे कि शहर में आकर मैं चंदा मामा को क्यों भूल गया। तो यहाँ पर शहर में आकर शहर के माहौल में बस कर और शहर की जगमगाती रोशनियाँ देखकर वो चांद को भूल गए। ये वजह उन्हें महसूस होती है। अब आगे बढ़ेंगे। कैसा हौलनाक कल में है कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए। बुढ़िया माँ रोज चौखट पर दिया रोशन करे। गांव में हर बड़ा अपने छोटे का चाचा था। तो ये मुसन्निफ कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी तकलीफ की बात है कि गांव का लड़का शहर में आके सब कुछ भूल गया। और बूढ़ी माँ चौखट पर रोज बेटे के इंतजार में दिया रोशन करती है कि ताकि इसका बेटा आ जाएगा या आएगा। तो गांव में हर बड़ा छोटे का चाचा होता था। ना वो हिंदू था ना मुसलमान। जितने भी बड़े लोग हैं गांव में वो छोटों के चाचा होते थे। वहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं होता था। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, हर बड़ा छोटे का चाचा होता था। अगर छोटे ने सलाम ना किया तो डांट के, और सलाम कर लिया तो ढेर सारी दुआएं दी। तो जब कोई बड़ा गुजरता है महल्ले का या गांव का, कोई भी बड़ा गुजरता है, अगर उसको सलाम करे तो बहुत दुआएं देते थे। अगर सलाम ना किया तो उसे डांट भी दिया जाता था। शहर में तो लोग सलाम के मुंतज़िर रहते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि जबकि गांव में लोग जो है ना एक दूसरे को सलाम करते हैं। अगर कोई सलाम ना करे तो हर बड़ा उसको डांटता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में तो लोग एक दूसरे के सलाम के मुंतज़िर रहते हैं, यानी इंतज़ार में रहते हैं। लोग दूसरे को सलाम करने से गुरेज करते हैं। मुसन्निफ कह रहे हैं कि शहर के लोग एक दूसरे को सलाम करने से गुरेज करते हैं, एतराज करते हैं। अमीर आदमी किसी गरीब को सलाम करने में हतक महसूस करता है। तो कोई पैसे वाला आदमी जब होता है तो वह गरीब आदमी को सलाम करने में अपनी बेइज्जती महसूस करता है। हतक यानी बेइज्जती। सलाम करने वाले को सलाम का जवाब नौकर से भी जवाब की तरह मिलता है। यानी अगर कोई गरीब आदमी किसी अमीर को सलाम कर ले तो उसे बदतरीन जवाब दिया जाता है, जैसे वो अपने नौकर को जवाब दे रहा है। तुमको अकड़ी हुई गर्दन पर नजर क्या आता है? तुमको अकड़ी हुई गर्दन पर नजर क्या आता है? आरज़ू हाथ पसारे थी सलामों के तले। गांव में किसी को पानी पिलाने से पहले मिठाई नहीं तो कम से कम गुड़ जरूर पेश किया जाता है, जबकि शहरों में पानी 25 पैसे फी ग्लास मिलता है। तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि गांव में जब किसी के घर कोई मेहमान आता है तो पानी देने से पहले उसको गुड़ खिलाया जाता है। अगर घर में कोई और मीठी चीज़ हो तो वो पेश की जाती है, अगर नहीं तो गुड़ पेश किया जाता है। लेकिन शहर में क्या होता है, पानी की एक पैकेट ही 25 पैसे मिलती है। ये फ़र्क होता है कुएं के मीठे पानी और शहर के पाइपों के पानी में। तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि यही फ़र्क है गांव के मीठे पानी नलों के और कुएं के मीठे पानी और शहरों के पाइप में आने वाले पानी का। आज भी गांव में एक आदमी की मौत को गांव की मौत समझा जाता है। आज भी जो है ना गांव में एक आदमी की मौत होती है किसी के घर में तो सारे गांव की मौत समझा जाता है। लोग क्या करते हैं, मरने वाले के जनाजे के साथ कब्रिस्तान तक जाते हैं और उसको दफनाए तक वहीं होते हैं। अगर गांव में किसी के पास इंतकाल हुआ और किसी दूसरे के पास शादी हो तो वो शादी के घर वाले अपने घर में जो खुशियों का माहौल है, जो शादी है, वो पोस्टपोन कर देते और मरने वाले के घर वालों के साथ गम में साथ देते हैं। जबकि शहर में ऐसा नहीं होता। हफ्तों क्या होता है, गांव में चौपाले उदास रहती है। चौपाले ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर गांव में लोग बैठकर रात में तफसील से बातें किया करते हैं। तकरीबें मुलतवी हो जाती है तो गांव में क्या करते हैं लोग, अपनी तकरीबें यानी फंक्शंस जो भी होते हैं वो पोस्टपोन कर देते हैं। तबस्सुम लबों तक पहुंचने का रास्ता भूल जाता है और तमाम गांव वाले ही हा नहीं करते, बल्कि जिसके घर इंतकाल हुआ है उनके घर इंतकाल वालों के घर इंतकाल जिनके घर हुआ है उनके घर के दुख में शामिल होते हैं। लेकिन शहर में तो शरीक गम होना दूर की बात है, कांधा भी उसी जनाजे को देते हैं जिसके लोहे यकीन से दामे दर में कोई फ़ायदा पहुंचने वाला होता है। जबकि शहर में ऐसा नहीं होता, बल्कि शहर में लोग भी उसी जनाजे को कांधा देते हैं जिसके घर वालों से कोई लेना देना हो। मैं अपने गाँव की झील में चंदा मामा को तैरते हुए देखते देखते जवान हो गया। मुसन्निफ कह रहे हैं कि मैं गाँव की जो झील है, हम बचपन से चंदा मामा को उसमें देखता था और उसी तरह देखते देखते जवान हो गया। अब पनघट से आने वाली मुझे देखकर घूंघट काटने लगी। यानी अब मैं बड़ा हो गया और गांव की औरतें जो पानी भरने के लिए जाती थी वो मुझे देखकर पर्दा करने लगी।
चिड़िया मुझे देखकर अब नगमे नहीं सुनाती, सिर्फ ज़ेरिला मुस्कुराती थी। अब्बू और अम्मी के सरों पर कच्ची बर्फ जमने लगी। फिर गांव की बंजर ज़मीन ने मेरा बोझ ढोने से इनकार कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि मुसन्निफ़ बड़ा हो गया, जवान हो गया, गांव की लड़कियां और औरतें से पर्दा करने लगे और अम्मी अब्बू के सर पर कच्ची बर्फ जमने लगी है। अम्मी अब्बू के सर पर कच्ची बर्फ जमने लगी का मतलब होता है कि उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं और वो बूढ़े हो गए हैं। फिर गांव की बंजर ज़मीनों ने मेरा बोझ ढोने से इनकार कर दिया और शहर के कारखानों की चिमनियों के धुएं के ज़रिए मुझे पैगाम भेजकर बुलवाना शुरू कर दिया। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि गांव में अब ये बड़े हो गए, जवान हो गए, इनको मेहनत करना है, घर की जिम्मेदारी उठाने हैं, छोटे भाई बहन हैं, लेकिन गाँव में इनके लिए ढंग का काम नहीं है जिससे वो अपने घर वालों को फ़ायदा पहुँचा सके, इसलिए वो शहर का रुख कर रहे हैं। गांव के सुहाने मंजर ने मुझे रोकना चाहा और मैं क्या हुआ, अब शहर जाने की तैयारी करने लगा। तो गांव के सुहाने मंजर ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन भूख ने गैरत दिलाई। भूख बोली कि तुम जाओ, अगर यहाँ रहे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम भूखे रह जाओगे। बाप के चेहरे पर एक खामोशी लरसने लगी। जो मेरे वालिद है वो खामोश हो गए। वो मुझसे जुदा होना नहीं चाह रहे थे, लेकिन एक मजबूरी में मुझे जाना पड़ा है। मैंने घबराकर माँ की तरफ देखा। माँ ने जबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेचारगी से मुझे देखने लगी। इनकी आंखों की ठंडक आज तक मुझे लौ और धूप से महफूज रखती है। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि बाप की आंखें खामोश थी, वो मुझे रोकना चाह रहे लेकिन रोक नहीं पाए। फिर मैं माँ की तरफ देखा तो माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन जो है ना, मजबूरी ने उन्हें रोक रखा था, इसलिए वो मुझे रोक नहीं सके। मजबूरी के कारण मुझे शहर जाकर कमाने की ज़रूरत पेश आ रही थी। और जाते वक्त मैंने माँ की आंखों में देखा तो माँ की आंखों की ठंडक मुझे हमेशा शहर में मुसीबत, दुख और परेशानियों से महफूज रखती है और मेरे साथ सफ़र बन जाती है। यानी मेरी माँ की आंखों की जो ठंडक थी वो मेरा साया बन जाती है। बहनों ने दड़बड़ाई हुई आंखों से खुदाफिज कहा और सर झुका लिया। फिर जैसे मेरे छोटे छोटे भाइयों ने मुझे रुखसत किया, फिर उसके बाद बहनें आई। बहनें भी रोती हुई आंखों से इनके रुखसत करे और भाई गले मिलकर इनको जाने के लिए अलविदा कहा। फिर जैसे मैं आगे बढ़ा, फरिश्ते आ गए और मेरे शानों पर नरमी से हाथ रख दिया। फिर जैसे ही ये घर से बाहर निकले, गांव वाले तमाम आ गए और तमाम गांव वाले एक एक करके इनके कंधे पर हाथ रखने लगे और जो है ना, इनके खुदाफिज कहा। और चंदा मामा ने कुछ नहीं कहा, आंखों से इनके रुखसत करे और भाई गले मिलकर इनको जाने के लिए अलविदा कहा। फिर जैसे मैं आगे बढ़ा, फरिश्ते आ गए और मेरे शानों पर नरमी से हाथ रख दिया। फिर जैसे ही ये घर से बाहर निकले, गांव वाले तमाम आ गए और तमाम गांव वाले एक एक करके इनके कंधे पर हाथ रखने लगे और जो है ना, इनके खुदाफिज कहा। और चंदा मामा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं दहलीज से बाहर निकला तो चंदा मामा भी बाहर निकल आए। मैं चंदा मामा को देखने लगा, यानी चांद को देखा और चांद ने मुझे कुछ नहीं कहा। जैसे ही मैं घर की दहलीज से बाहर आया और चंदा मामा भी बाहर आ गए। स्टेशन तक मुझे गांव वाले ही नहीं, गांव भी पहुंचाने आया। पगडंडियों ने मेरे नर्म पैरों की हिफाजत के लिए घास बिछा दी, ऐसी घास जिसे शबनम ने रो रो कर नम कर दिया हो। अब मैं स्टेशन तक आया तो गांव वालों के साथ साथ इनको गांव भी छोड़ने आया, यानी गांव का सुहाने मंजर इनके हर कदम पर पाया जाने लगा। सरसों और अरहर के खेतों ने मुझे अपना जोगिया वाला पीला लिबास दिखाया। तो ये जब गांव से गुजर रहे तो वहां पर खेत आए थे सरसों और अरहर के, जो पीले कलर के होते हैं। तो ऐसा दिख रहा था कि इनके लिए वो जोगिया वाला पीला लिबास पहन लिए। झील के किनारे झील के पानी ने अपनी खामोशी से दुख का इजहार किया। छोटा सा गांव का रेलवे स्टेशन, इक्का दुक्का मुसाफिर, चमकती हुई रेल की पटरियां, प्लेटफॉर्म पर रोशनी, एक कदीम लालटेन जो गांव के सब लोगों को पहचानती है। तो अब मैं स्टेशन पहुंच गया। छोटा से गांव का छोटा सा स्टेशन था जहां पर एक दो अफराद आ जा रहे थे और वहां पर जो है ना, रेल ठहरी हुई थी और वहां पर एक कदीम यानी पुरानी लालटेन खंदील रखी हुई थी और जो हर लोगों को पहचानती थी। और वहां पर नजीब उलागर सा एक खुली था जिसने ज़िंदगी के सारे धूप छाँव देख रखे थे। और धूप छाँव देख रखे थे और जिसने ज़िंदगी का बोझ उठाया और अब ज़िंदगी का बोझ उठाए स्टेशन पर बैठा रहा। जो सारी ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी का बोझ उठाया था और अब वो अपना बोझ उठाए खुद स्टेशन पर बैठा हुआ है। मिलने और बिछड़ने की हज़ारों वर्ष वाली किताब पढ़ने वाला ये खुली मुझे कभी अनपढ़ महसूस नहीं हुआ। तो जब से ये खुली यहाँ पर बैठा हुआ था तब से लोग आ जा रहे थे, तो कई हज़ारों लोगों को ये आने जाने, मिलने और बिछड़ने वाले का मंजर देखा था। तो ये इसलिए ये होली इनको कभी भी अनपढ़ महसूस नहीं हुआ। बूढ़ा स्टेशन मास्टर जो मेरा कोई नहीं था मगर चाचा था। वहाँ पर एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर था जो कुछ नहीं था लेकिन इनका चाचा था।
وہ ہر برس میرے لیے میلے سے سٹی خرید کر لاتا اور مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ بوڑھا اسٹیشن ماسٹر جو ہے نا، وہ ان کے لیے ہر سال مصنف کے لیے ہر سال میلے سے سٹی خرید کر لاتا۔ اب جب یہ گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہے ہیں تو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے اسٹیشن ماسٹر، اور کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ جلدی اور جا کر واپس آؤ، میں تمہارے لیے پھر سے جو ہے نا سٹی میلے سے سٹی خرید کر لاؤں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں آس پاس کے پیڑوں کو جھلساتی ہوئی ریل گاڑی آ گئی جو بار بار سٹی بجا رہی تھی، جیسے میلے سے کسی نے اسے بھی آج ہی سٹی خرید کر دی ہو۔ ریل کے ایک ڈبے نے اشارے سے مجھے بلایا اور میں، نہ ہم سفر ہے نہ راستہ بتا رہا ہے کوئی، میں جا رہا ہوں اور کوئی بلا رہا ہے۔ اس طرح مصنف نے اپنے گاؤں کا خوبصورت اور تازہ ترین ماحول چھوڑ کر شہر کا رخ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت زندگی کو پورا کر سکے، اور جب یہ شہر میں آتے ہیں تو وہ چندا ماما کو کس طرح بھول جاتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا سبق ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔